आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांत या सभी समस्याएं मांग पूर्ति पर ही केंद्रित हैं और इस स्थिति में मांग और पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है या उसमें लोचकता कितनी है, ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मांग में होने वाला परिवर्तन, उसकी परिवर्तन की तीव्रता बहुत मायने रखती है और इस रूप में मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हम ये बता दें कि मांग की लोच का आशय क्या है। लोच, जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजी का शब्द है, एकदम इस समय तो व्यवहार में है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब लोच, और लोच का सेंस है कि किसी चीज़ में मुलायमियत कितनी है, वो कितनी तेज़ी से घट बढ़ सकता है। तो लोच उसी सेंस में है। जैसे हम लोग देखते हैं कि रबर बैंड हो, कई तरह के रबर बैंड हम प्रयोग में देखते हैं। कुछ को जब हम खींचते हैं तो बहुत जल्दी से खींच जाता है, कुछ को खींचते हैं तो उससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और इसका मतलब है कि उनकी रोचकता में अंतर है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हम खींचते हैं, अगर कम सख्त से खींचेंगे तो कम फैलेगा, ज़्यादा सख्त से खींचेंगे तो ज़्यादा फैलेगा। तो जाहिर है कि उसकी लोचकता दो चीज़ों से प्रभावित हो रही है। एक तो रबर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हार्ड है, रिजिड है, या फिर वो मुलायम है। और दूसरा ये कि हम खींचते हैं तो ताकत कितनी लगाते हैं, धीरे से खींचते हैं या तेज़ी से खींचते हैं। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है, अगर हम मांग की लोचकता देखें तो यहाँ भी ये होगा कि मांग घटेगी बढ़ेगी तो कोई ताकत उस पर काम करेगी, कुछ करेगी, तब ये, जैसे हम रबर को जब खींचते हैं तब वो बढ़ता है, वैसे ही मांग को भी कोई चीज़ घटाने बढ़ाने का काम करेगी। और दूसरे ये है कि जो मांग करता है उपभोक्ता, उस मांग के प्रति उसका रिएक्शन कैसा है, कैसी वस्तु है वो, उपभोक्ता उसके खाए बगैर रह सकता है, नहीं रह सकता है, कितना उसके उपभोग के घटने या बढ़ने से उसके ऊपर असर पड़ने वाला है, उसको देख के, तो इस प्रकार से मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो उसको प्रभावित करेंगे, और दूसरी तरफ जो है उस वस्तु का उपभोक्ता को किस तरह की ज़रूरत है, वो अनिवार्य वस्तु है, वो आरामदायक वस्तु है, वो विलासिता की वस्तु है, इस पर निर्भर करेगा। और उसकी आवश्यकता कैसी है, आवश्यकता की तीव्रता कैसी है, ढेर सारी परिस्थितियाँ इसको प्रभावित करेंगी। तो मांग की लोच का अर्थ ये हो रहा है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं। उन तत्वों में कोई परिवर्तन होगा तो ये मांग घटेगी बढ़ेगी। तो इस दृष्टि से हमें देखना होगा कि वो कौन से तत्व हैं। आप देखिए बोर्ड पर, मैंने मांग की लोच बताने के पहले आपको बताने का प्रयास किया है, लिखा हुआ है dx इज फंक्शन ऑफ, इसको पढ़ते हैं, dx इज फंक्शन ऑफ। इसका मतलब होता है, dx का मतलब किसी x वस्तु की डिमांड, अर्थात किसी वस्तु, जो वस्तु x है उसको हम x लिख रहे हैं, x वस्तु की मांग निर्भर करती है किस पर, px, प्राइस ऑफ x, यहाँ नीचे लिखा हुआ सब, x के मूल्य पर निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करती है कि जो मांग करता है, जिसको हम उपभोक्ता कह रहे हैं, उसकी आय कैसी है, वो y है। एक और प्रभावित करने वाली चीज़ है महत्वपूर्ण, वो है प्राइसेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, PR। रिलेटेड गुड्स का मतलब हुआ ऐसी वस्तुएं जो
एक्स वस्तु से संबंधित हैं, अर्थात उन वस्तुओं के मांग का प्रभाव एक्स वस्तु के मांग पर पड़ता है। इन वस्तुओं को अर्थशास्त्र में हम दो वस्तुओं के नाम से जानते हैं, नीचे लिखा हुआ है। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो है जो एक वस्तु का स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। चाय नहीं मिलेगी तो कॉफ़ी पी सकते हैं, सेब नहीं मिलेगा तो केला खा सकते हैं, ये वस्तुएं सब्स्टिट्यूट होती हैं। और कलम है, अगर रिफ़िल वाली है तो जब तक रिफ़िल नहीं लगाओगे चलेगी नहीं, अगर इंक वाली है तो जब तक इंक नहीं भरोगे तो नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये है, ये पूरक वस्तुएं हैं। कार है, पेट्रोल है, अगर पेट्रोल के बगैर कार नहीं चलेगी तो ये वस्तुएं पूरक हैं। तो जाहिर है कि पेट्रोल या कार एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। तो कोई भी रिलेटेड वस्तु होगी, चाय की कीमत में परिवर्तन होगा तो कॉफ़ी की मांग पर इसके असर पड़ेंगे। तो इस तरह से ये तीन तत्व हैं। इनके अलावा मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। ऐसे तत्व हैं जिनकी हम आसानी से, जिनके बारे में आंकड़े नहीं जुटा सकते, जिनको हम स्पष्टता जान नहीं सकते, लेकिन वो प्रभावित करती हैं। उपभोक्ता की आदतें हैं, उपभोक्ता की पसंद प्रेफरेंसेज हैं, जनसंख्या का आकार है, आय का वितरण है, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है जिनका हम आकलन कर सकते हैं वो ये तीन तत्व हैं: उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं के मूल्य। इसको इसलिए कह रहे हैं, यहाँ तो हमने सांकेतिक तौर पर बता दिया केवल ये प्रभावित करते हैं। इनके संबंधों को हम गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और गणितीय रूप में व्यक्त तभी कर सकते हैं जब दोनों के संदर्भ में हमें आंकड़े उपलब्ध हों। तो आंकड़े इन तीनों के संदर्भ में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और तब हम इनके बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं कि अगर उधर परिवर्तन होता है तो इधर परिवर्तन कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। इसी को हम लोच कहते हैं कि ज़्यादा अगर बढ़ेगी मांग किसी कारण के परिणामस्वरूप तो हम कहेंगे अधिक लोच है, अगर कम बढ़ेगी तो कहेंगे कम लोच है। अब देखिए, इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाए तो मांग पर परिवर्तन होगा। रोचकता कितनी होगी कम बेसी वो बात का विषय है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। तो इस लोच को जब हम निकालते हैं, उसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण जो वस्तु के मांग में परिवर्तन होते हैं, तब हम इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मूल्य मांग लोच, मांग की मूल्य लोच या मांग की कीमत लोच। और जब आय में परिवर्तन होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग बढ़ सकती है। अगर उत्तम कोट की वस्तु है तो कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जिनको हम एक तरह से उदाहरण देते हैं, निकृष्ट कोट की वस्तुएं हैं। आज यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि निकृष्ट कोट की वस्तुओं पर आय का असर ये होता है कि आय बढ़ने पर उनकी मांग घट जाती है। तो जाहिर है कि दोनों तरह की वस्तुओं को अगर आय में बदलाव होगा तो मांग की लोच पर असर पड़ेगा वस्तु के, और जितनी उन सभी वस्तुओं पर असर पड़ेगा जिनको उपभोक्ता खरीदता है। और तब हम अगर आय में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को मांग में होने वाले परिवर्तन पर देखेंगे, तब हम लोच निकालेंगे। इसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। और तीसरा है, जब किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तु या किसी पूरक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाए और उसका असर वस्तु की दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता हो, तो ये कितना तेज है या कम है, लोचकता अधिक है या, उसको जब माप करेंगे तब हम इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिर्यक लोच या मांग की प्रतिलोच। तो मांग की लोचें तीन तरह से निकाली जा सकती हैं। एक उसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, एक आय में परिवर्तन के कारण, और एक संबंधित वस्तुएं, चाहे वो स्थानापन्न हो चाहे वो पूरक हो, उनके परिवर्तन के कारण।
अब हम आपको बताएंगे कि सामान्य तौर पर जब हम मांग की लोच कहते हैं तो मांग की लोच को मुख्यतः इस पहली लोच से संबंधित किया जाता है। और जब मांग की लोच की संकल्पना या अवधारणा को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने विकसित किया था, तब उन्होंने केवल मूल्य के प्रभावों को मांग पर देखने का प्रयास किया था। इसलिए हमने तब इसको कह दिया मांग की लोच। और तब ये माना जाता था कि मांग की लोच का मतलब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो गया है, उस परिवर्तन के कारण उसी वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन कितना तीव्र हुआ है उसको हम लोच कहते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जो मांग में परिवर्तन होगा वो मूल्य में परिवर्तन के उत्तर में होगा। अर्थात अगर मूल्य नहीं बदलेगा तब मांग बदलती है किन्हीं अन्य कारणों से, तो हम वो मांग की लोच उसको नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा, उस मूल्य में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। और अब हम देखेंगे, देखिए अब लोच कैसे देखेंगे कि मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ था, कितनी तीव्रता से हुआ था, उसकी गति देखेंगे कि कितनी मूल्य था और कितना परिवर्तन उस पर हुआ है, ज़्यादा या कम। जैसे हम रेट निकालते हैं ना कि 100 था 10 बढ़ गया तो हम कहते हैं 10% बढ़ा, 20% बढ़ गया तो कहेंगे 20% बढ़ा, 5% बढ़ गया तो कहेंगे 5% बढ़ा। तो जाहिर है 5% को कहेंगे कम बढ़ा है, कम तेज़ी से बढ़ा है, 20% को कहेंगे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसे ही हम देखेंगे मूल्य में कितनी तेज़ी से वृद्धि या कमी हुई है। अब उसका प्रभाव देखेंगे कि मांग जितनी पहले थी उसके आगे कितनी तेज़ी से घटी या बढ़ी है। अब 2-3 तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है जितनी तेज़ी से मूल्य बढ़ा हो मांग उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए। हो सकता है इसका उल्टा हो, मूल्य जितना बढ़ा है मांग उससे कम बढ़े। हो सकता है दोनों बराबर बढ़ें। ऐसा भी हो सकता है कि मूल्य बढ़े और मांग अपरिवर्तित रह जाए। तो तमाम स्थितियां हो सकती हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये हम देखें कि मूल्य की तुलना में मांग में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, कम, अधिक, ज़्यादा, बराबर, नहीं। इसी अवधारणा पर हमारी मांग की लोच आधारित है। इसका मतलब है कि मांग की लोचकता जानने के लिए मूल्य में और मांग में होने वाले परिवर्तनों को देखना होगा, क्योंकि मूल्य के आंकड़े अलग आधार पर होते हैं। हम कहेंगे मूल्य के आंकड़े रुपये में हैं और मांग के आंकड़े वस्तुओं के इकाइयों में हैं, किलोग्राम में है, कुंटल में है, मीटर में है, लीटर में है। तो दोनों की तुलना कैसे करोगे? तुलना करने के लिए अनुपात की ज़रूरत होगी है, तब तुलनीय हो जाते हैं। जिसका मतलब है कि मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, पहले मूल्य कितना था, मांग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले मांग कितनी थी, और दोनों अनुपात निकालें तब दोनों की तुलना कर सकते हैं। और देखें अब कि मूल्य की तुलना में मांग ज़्यादा बढ़ी या कम बढ़ी, नहीं बढ़ी, बराबर बढ़ी। ऐसे हम मांग की लोच को ज्ञात करेंगे। तो मांग की लोच को सामान्यतया हम मांग की मूल्य की लोच समझते हैं, और जब अलग से देखते हैं कि आय में परिवर्तन हुआ है, संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन हुआ है, तब कहते हैं, तब अलग करना पड़ता है कि ये तिर्यक लोच है, ये आय लोच है, और जब वो है तो ये मूल्य लोच है। तो मांग की लोच का जिस कंसेप्ट को हम अभी पढ़ते हैं उसको हम ये कहते हैं। तो सामान्य तौर पर जब मांग की लोच कहते हैं तो अर्थ यही निकलता है, ये मांग की मूल्य लोच है, और मूल्य में होने वाले परिवर्तन को, मांग में होने वाले परिवर्तन को, दोनों को, एक दूसरे के प्रभावों को या दूसरे संबंधों को इसमें हम देखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि मांग के लोच की गणना कैसे करते हैं। मांग की लोच की गणना करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, और वो सूत्र इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लोच है।
का को प्रदर्शित करेगा। और मांग की लोच निकालने के लिए यह सूत्र होगा मांग में परिवर्तन बटा आधार मांग। मांग में परिवर्तन को डेल्टा डी लिखेंगे और आधार मांग को P1 लिखेंगे। मूल्य में भाग दिया गया और मूल्य में परिवर्तन डेल्टा P और आधार मूल्य है P1। और इसको अब अगर हम संक्षेप में लिखें तो डेल्टा डी बटा D1 भागे डेल्टा P अपान P1 बराबर, इसको गुणे कर दें अगले में तो डेल्टा डी बटा D1 गुणे P1 बटा डेल्टा P। और अब अगर हम एक उदाहरण ले लें, देखिए ये है प्राइस, ये है डिमांड, ये P1 है पहले का मूल्य है और ये P2 है बाद का मूल्य घट गया है। पहले की मांग है 50 और मूल्य घटने के बाद मांग बढ़ के हो गई है 65। ये है D1, ये है D2। और डेल्टा P और डेल्टा D का मतलब होता है कि दोनों का अंतर, तो डेल्टा P माने P1 और P2 के बीच का अंतर, तो ये अंतर है 2। 10 और कभी 10 में से 8 घटाएं चाहे 8 में से 10 घटाएं, माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, निरपेक्ष वैल्यू ली जाती है। इसलिए ये लिखा हुआ D1 D2 का अंतर और ये लिखा P1 P2 का अंतर, तो ये 10 और 8 का अंतर है 2 और ये 50 और 65 का अंतर है 15। और P1 पहले का मूल्य है 10 और D1 पहले की मांग है 50, उनको यहाँ लिख दिया गया। डेल्टा डी देखिए 15 बटा 50 2 बटा 10, आगे गुणे करके 10 को ऊपर 2 को नीचे किया गया और जब हल हुआ तो ये 150 हो गया 150 और ये हो गया 100 और ये निकल के आ गया 1.5। इसका मतलब मांग की लोच है 1.5। तो हमको अगर जब मूल्य पता हो, मूल्य का परिवर्तन पता हो, मांग पता हो, मांग का परिवर्तन पता हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। और अब देखें, जब मांग की लोच की गणना करेंगे इस सूत्र से दिए हुए आंकड़ों के आधार पर, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी मांग की लोच की, वो वैल्यू 2 सीमाओं के भीतर मिलेगी। एक सीमा है 1 0 और एक सीमा है अनंत, इन्फिनिटी, असीम, जितना जहाँ तक हम गणना कर सकते हैं वो। और इन दोनों सीमाओं के बीच में मांग की लोच कहीं आएगी, मांग की लोच ऋणात्मक नहीं होगी। तो ये इस सूत्र के खास विशेषता है कि उसमें जब भी मांग की लोच निकालेंगे तो उनका मूल्य ऐसे ही आएगा। फिर इनको मार्शल ने 5 भागों में विभाजित कर दिया, अलग अलग रेंज लेकर के। कोई कैसे, ऐसे किया, एक की मांग की लोच ईडी बराबर हो जाएगी 0, एक ईडी बराबर हो जाएगी इन्फिनिटी अनंत, एक ईडी बराबर हो जाएगी 1, एक ईडी बराबर हो जाएगी 1 से ज़्यादा और एक ईडी बराबर हो जाएगी 1 से कम। और इसका नाम दे दिया उन्होंने मांग की शून्य लोच। ये देखिए शून्य लोच जहाँ होगी इस मांग को कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। साथ में मैं अंग्रेजी लिखता चलूँ, हिंदी बताता चलूँ आपको। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब पूर्ण रूप से बेलोचदार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये है परफेक्टली इलास्टिक, जितना चाहिए उतना परिवर्तन हो जाएगा, इलास्टिक। और इसको उन्होंने इलास्टिक कहा। लोचदार मांग और सेंस जो निकलता है कि मांग की लोच दोनों में, मांग और मूल्य दोनों में परिवर्तन बराबर होगा और तब उसका मूल्य 1 आएगा। इसको उन्होंने इलास्टिक डिमांड कहा और इसको कहा हाईली इलास्टिक। और इसको मार्शल ने कहा इन इलास्टिक। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा बेहतर इसको हम लिखते हैं लेस इलास्टिक। इन इलास्टिक जब कहते हैं तो लगता है कि जैसे एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका मतलब है कि जब एकदम परिवर्तन नहीं होगा तब उसको परफेक्टली कहेंगे और जब कम होगा तो हम उसको
इनइलास्टिक कह सकते हैं। कम लोचदार या बेलोचदार अर्थ वही निकलता है। तो इस तरह से मांग की 5 तरह की प्रकार होंगे, वक्र होंगे, मांग की स्थितियां होंगी और इनसे संबंधित मांग की लोच इस तरह से होगी। हम इनको वक्र बना के भी आपको दिखा सकते हैं और उससे ये समझने में हमें सुविधा होगी कि मांग की लोच जब शून्य होगी तब वक्र कैसा होता है, मांग की लोच जब अनंत होती है तब कैसा होता है। और इस तरह से हम देखिए ऐसे वक्र बनेगा। ये इस पर मूल्य होता है p, ये 2 अक्ष होते हैं y और x। हम सर्वत्र लिखते हैं कि x अक्ष पर मांग प्रदर्शित है और y अक्ष पर मूल्य प्रदर्शित है। और अगर ये वक्र ऐसे हो जाए, मांग का वक्र, ये डिमांड कर्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मूल्य इतना हो, चाहे मूल्य इतना हो, चाहे मूल्य इतना हो, अर्थात मूल्य में अगर हम वृद्धि करें या कमी करें तो मांग ज्यों की त्यों बनी रहती है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसमें इलास्टिसिटी का मान कितना आएगा, 0। और यहाँ पर इस वक्र को अगर देखें तो एक वक्र ऐसे बन सकता है जहाँ पर उसी मूल्य पर मांग जो है निरंतर, चाहे जितना आप बाज़ार में वस्तु ले जाएंगे सब की सब बिकती जाएगी। और ये मांग वक्र, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, आधार के समानांतर होता है। तो ये होगा P1 और इसी पर मांग अनंत होगी। जितना भी मांग होगी, जितनी भी वस्तुएं बाज़ार में आएंगी उसी मूल्य पर सब बिक जाएंगी। तो इसको कहते हैं मांग अनंत होगी। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। यहाँ एक तीसरी मांग भी हम बना सकते हैं जिसमें मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। दोनों परिवर्तन मांग का और मूल्य का एक ही अनुपात में होता है। ये चित्र जब बनाते हैं तो अगर सरल रेखा के रूप में बनाएं ज़्यादा सुविधा होगी। और दोनों अक्षों की दूरियां बराबर लेते हैं, करीब इस तरह से, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर सी आए। और तब आप ऐसे करेंगे, जब सारी लाइनें अगर आपकी सीधी होंगी तो ये दोनों परिवर्तन एक जैसे आएंगे, इतना अनुपात इतना, इतना अनुपात इतना, और इस पर मांग की लोच होगी 1 के बराबर। तो ये वक्र हैं। ये E बराबर 0, दूसरा E बराबर अनंत इन्फिनिटी और तीसरा E बराबर 1। और अब 2 और वक्र बने हैं। अगर हाईली इलास्टिक है तो मतलब मूल्य की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है तो इस वक्र पर दूरी अधिक आएगी, इस वक्र पर थोड़ी, और वक्र थोड़ा जो है इस तरह से फ्लैट होगा, ज़्यादा दूरी लिए हुए, तो इसको ऐसे खींच सकते हैं। और दूसरा वक्र जिसमें कम दिखाना है उस पर आधार वाले, इस वाले पर दूरी कम, इस पर ज़्यादा, तो ये वक्र ऐसे खड़ा रहेगा। ऐसे देखिए, इसमें अगर आप बराबर मूल्य बढ़ाएं तो देखिए अंतर आपको दिखेगा। ये मूल्य में परिवर्तन है, ये देखिए मांग में परिवर्तन है। और यहाँ पर बढ़ाएंगे अगर, ये देखिए मूल्य का परिवर्तन ज़्यादा और मांग का परिवर्तन कम, तो यहाँ पर आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो लेस देन 1, 1 से कम आएगी, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आएगी। तो जब हम मांग की लोच का जो हमारा सूत्र है उस सूत्र के आधार पर मांग की लोच निकालेंगे तो मांग की लोच जो है 0 से लेके अनंत के बीच में आएगी। और मार्शल ने जो उसके 5 वर्गीकरण किए हैं उन 5 वर्गीकरणों के आधार पर मांग की लोच को हम इस तरह से निकालेंगे। अगर चित्र में दिखाना चाहेंगे तो चित्र इस तरह से बनेगा। मांग की लोच के अभी और विश्लेषण बाकी हैं। इनका मांग की लोच निकालने की और कौन कौन सी विधियां हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, और मांग की लोच की विधियों में एक विधि ये भी है, तो समझाने के लिए मैंने कि कैसे निकाल सकते हैं आज यहाँ बता दिया है। और शेष जो अध्ययन बच रहे हैं वो अगली वीडियो में आपको हम बता के दिखाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ आपको बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप डालेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम आपको उसका उत्तर दें।